नमस्कार, मैं विद्या तिवारी उपस्थित हूँ गृह स्वामिनी पत्रिका के मंच से। गृह स्वामिनी पत्रिका हमारे जमशेदपुर की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, जिसकी संपादिका अपर्णा सन सिंह ने बहुत ही कम समय में इसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। ये एक ऐसी पत्रिका है जिसमें हर विषय को संकलित किया गया है। अगर हम कहें कि गागर में सागर भरने का प्रयत्न है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पत्रिका न सिर्फ हमारे शहर जमशेदपुर में बल्कि भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच चुका है। इसकी सीमाएं इससे भी दूर विदेशों तक पहुंच गई है और हिंदी की और साहित्य की और समाज की सेवा में लगी हुई है। मेरी शुभकामना है कि यह पत्रिका और उन्नति करे और इसका श्रेय मैं अपर्णा सन सिंह इसकी संपादिका को देती। एक श्रद्धांजलि के रूप में है श्री रामधारी सिंह दिनकर के लिए। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट उनकी जन्मस्थली है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छाया उत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का परम उत्कर्ष हमें उनके कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। जहाँ तक उनके प्रारंभिक जीवन का प्रश्न है तो हम देखते हैं कि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया, मुंगेर, बिहार में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में उप अध्यापक हो गए। 1934 से लेकर 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निर्देशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फर कॉलेज के हिंदी के विभाग के अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वे सदा अमर रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर 2 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और किशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेत प्रकृति की सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया। पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्रारंभिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मुकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो गया तथा वे एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में इन्होंने मैट्रिक पास किया। इसके बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया।
पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में ये प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं, रेणुका, हुंकार और रसवंती, क्रमशः 1935, 1938 और 1939। उनके प्रारंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्तिपरक, सौंदर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलते हैं। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना भी की, जिनमें कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952 तथा उर्वशी 1961 में प्रमुख है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी ने फिर हमें विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहस पूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाली कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। उर्वशी, जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। भले ही सर्वोच्च शिखर न हो, दिनकर के कृतित्व के गिरी श्रेणी का सर्वथा नवीन शिखर तो है ही। हिंदी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित न होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि हिंदी काव्य जगत पर छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता के स्थान का विशिष्ट महत्व है। दिनकर छायाोत्तर काल के कवि हैं, अतः छायावाद की उपलब्धियां उन्हें विरासत में मिली, पर उनके काव्य उत्कर्ष का काल छायावाद की रंग भरी संध्या का समय था। दिनकर की प्रगतिशीलता साम्यवादी लीग पर चलने की प्रक्रिया का साहित्यिक नाम नहीं है, एक ऐसी सामाजिक चेतना का परिणाम है जो मूलतः भारतीय और राष्ट्रीय भावना से परिचालित है। उन्होंने राजनीतिक मान्यताओं को राजनीतिक मान्यताएं होने के कारण अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, न कभी राजनीतिक लक्ष्य सिद्धि को काव्य का उद्देश्य माना, पर उन्होंने निसंकोच राजनीतिक विषयों को उठाया है और उनका प्रतिपादन भी किया है, क्योंकि वे काव्य अनुभूति की व्यापकता स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दायित्वों, मान्यताओं और नीतियों का बोध सहज ही उनकी काव्य अनुभूति के भीतर समा जाती है। उन्हें अनेक सम्मान मिले। दिनकर को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नगरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो भारत के बाद में राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल उनको पुत्र की तरह प्यार करते थे। उन्होंने इनके कवि बनने के शुरुआती दौर में हर तरीके से मदद की, पर उनका 1937 में निधन हो गया, जिसका इन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। इन्होंने संवेदना व्यक्त की थी कि जायसवाल जी जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था। रेणुका 1935
और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। मशहूर कवि जनमेज जय के अनुसार दिनकर जी ने गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों को विस्तार दिया। जनमेजय ने कहा, आज़ादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि दिनकर को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने चाहिए। और तब 1974 ईस्वी 24 अप्रैल को यह दिनकर अपनी चमक खोकर इस संसार के में विलीन हो गया। और इसके साथ ही मैं उन्हें श्रद्धांजलि में शत शत नमन करते हुए अपना यह लेख समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।